पाश्चात्य आलोचक प्लेटो। पाश्चात्य आलोचना के जनक प्लेटो मूलतः आलोचक नहीं अपितु दार्शनिक हैं। उनका उद्देश्य आलोचनात्मक सिद्धांत का निरूपण नहीं अपितु अपने गुरु की दार्शनिक मान्यताओं का उपस्थापन है। उनके गुरु कौन थे? सुकरात या सोक्रेटिस जिसे कहते हैं, वह उनके गुरु थे। उनकी सभी मान्यताओं उनके प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में देखी जा सकती है। किसकी? प्लेटो की, जो अपने गुरु की मान्यताओं का विवेचन किए हैं, सारी बातें का उल्लेख किए हैं और अपने मत को भी रखा है। दार्शनिक होने के कारण वे सत्य के समर्थक हैं। कवि होते हुए और काव्य के प्रशंसक होते हुए भी जो काव्य सत्य की कसौटी पर खरा नहीं उतरता उसे वह हेय और निंदनीय समझते हैं। होमर के प्रति उनकी श्रद्धा थी, किंतु उनकी दृष्टि में होमर का काव्य सत्य से दूर काल्पनिक था। इसलिए उन्होंने यह कहकर होमर की निंदा की कि सत्य के मूल्य पर किसी का सम्मान करना अनुचित है। इट वुड बी रॉन्ग टू ऑनर ए मैन एट द एक्सपेंस ऑफ ट्रूथ। काव्य सत्य पर वो क्या कहते हैं? प्लेटो ने काव्य को अग्राह्य माना। इसके दो आधार हैं, दर्शन, दूसरा प्रयोजन। पहला दर्शन, दूसरा प्रयोजन, ये दो आधार पर क्या करे हैं? प्लेटो ने काव्य को अग्राह्य माना है। प्लेटो आदर्शवादी दार्शनिक थे। आदर्शवाद जिसे प्रत्ययवाद भी कहा जाता है। आदर्शवाद के अनुसार प्रत्यय अर्थात विचार ही परम सत्य है, वह अखंड है, ईश्वर उसका सृष्टा है। यह गोचर जगत उस परम सत्य का अनुकरण है, क्योंकि कलाकार किसी वस्तु को ही अपना कला के द्वारा चित्रित करता है। कलाकार किसी वस्तु को ही अपनी कला के द्वारा चित्रित करता है। इस क्रम में कला तीसरे स्थान पर आती है। प्रथम स्थान पर प्रत्यय या परम सत्य है, दूसरे पर उसका प्रतिबिंबित वस्तु जगत, तीसरे स्थान पर वस्तु जगत या गोचर जगत के प्रतिबिंबित कला जगत का। अतः कला सत्य से तिगुनी दूरी पर है और अनुकरण होने के कारण मिथ्या है। प्लेटो ने अनुकरण शब्द का प्रयोग दो संदर्भ में किया है। पहला विचार जगत और गोचर जगत के बीच संबंध की व्याख्या के लिए, दूसरा वास्तविक जगत और कला जगत के बीच संबंध निरूपण करने के लिए। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य आदर्श राज्य का निर्माण, उनके कला संबंधी विचार भी आदर्श नागरिकों की शिक्षा के संदर्भ में व्यक्त किए गए हैं। प्लेटो के अनुसार सत्य वह है जिससे समाज और व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को बल मिले। इसके विपरीत जो भी है उसे वह असत्य मानते हैं। कला को भी वह इसी कसौटी पर परखते हैं। प्लेटो ने देखा कि जीवन में जो उदात्त और वांछनीय है, काव्य में उसके विपरीत है, अर्थात काव्य में अनुद्दत और अवांछनीय तत्व अधिक है, जैसे रोना, चिल्लाना, शोक प्रकट करना आदि। अतः प्लेटो ने काव्य सत्य को त्याज्य माना। त्रासदी के संबंध में प्लेटो ने लिखा था, ट्रेजेडी का कवि हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासना को जगाता है, उनका पोषण करता है और उन्हें पुष्ट करता है। काव्य में इसी हानिकारक प्रभाव को वह वास्तविक सत्य नहीं मानते हैं। कौन? न प्लेटो। प्लेटो की दृष्टि में काव्य सृजन की प्रक्रिया व गुण। प्लेटो ने काव्य के सृजन प्रक्रिया पर विचार किया है। उनके सृजन विषयक विचार मुख्यतः इयोन नामक संवाद में मिलते हैं। काव्य सृजन के संबंध में प्लेटो की एक अत्यंत महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि सभी समर्थ कवि, चाहे वह महाकाव्य जैसा बृहद ग्रंथ के प्रणेता हो अथवा प्रगीत जैसे रम्य एवं सुललित रचनाओं की अपनी काव्य रचना, वे किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा द्वारा नहीं बल्कि दैव शक्ति से प्रेरित एवं अभिभूत होकर करते हैं। यानी कवि कर्म किसी वैज्ञानिक पद्धति पर अवलंबित नहीं है। प्लेटो के अनुसार कवि में सृजन की क्षमता का प्रादुर्भाव अलौकिक शक्ति के रूप में होता है, कलात्मक सिद्धि के रूप में नहीं। दैवीय प्रेरणा के प्रभाव से प्लेटो इतनी दूर तक स्वीकार करते हैं कि उनके अनुसार कोई भी कवि जब तक बोध शक्ति को धारण करता है तब तक काव्य के देववाणी तुल्य उपहार अधिकारी
नहीं होता। प्लेटो के अनुसार अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि सृष्टा नहीं, उसका प्रवक्ता मात्र होता है। सृजन क्षण को प्लेटो सच्चे प्रयत्न न मान अन्यायस घटित घटना मानते हैं। कवि को कविता का निमित्त करना मानकर प्लेटो ने उसे सभी दायित्व से मुक्त कर दिया। प्लेटो ने प्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन कविता को वैज्ञानिक ज्ञान से अलगाने के लिए किया, कवि की अवमानना या आदर के लिए नहीं। प्लेटो काव्य के सरलता पर बल देते हैं। सरलता से उनका अभिप्राय है किसी एक सिद्धांत का पालन करना था, और वह सिद्धांत प्लेटो के लिए न्याय का सिद्धांत है। Nothing must be tolerated which does not express the sovereign image of justice। वह काव्य में उद्देश्य की एकता, अनुमिति तथा लयात्मकता पर भी बल देते हैं। काव्य का प्रभाव। प्लेटो ने कविता की प्रकृति के साथ उसके प्रभाव पर भी विचार किया है। गणतंत्र के 10वें अध्याय में जहाँ उन्होंने कविता को सत्य के निम्नतर स्तर का चित्रण माना है, वहीं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कविता को आत्मा के अधम भाग से संबंध घोषित किया। प्लेटो के अनुसार मानवात्मा की प्रकृति दोहरी होती है, जिसमें उत्तम भाग के अंतर्गत बुद्धि और विवेक की गणना की गई है और शोक, क्रोध आदि मनोविकार को अधम स्थान दिया गया है। कविता इन्हीं मनोविकारों को उद्दीप्त करती है, इसलिए उनका प्रभाव आत्मा के निम्नतर स्तर से संबंध है। प्लेटो के शब्दों में अनुकर धर्मी कवि का लक्ष्य लोकप्रियता होता है, किंतु लोकप्रिय होने के लिए वह आत्मा के बौद्धिक पक्ष को प्रभावित करके श्रोताओं को प्रसन्न नहीं करता, बल्कि वह सहज उत्तेजनशील संवेगों को संचालित करना पसंद करता है, जो अपेक्षाकृत सरल कार्य है। तो यह था प्लेटो का सिद्धांत। इतना ही, धन्यवाद।